अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। पेज नंबर आपका है 60। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 3 के बाद मैंने आप लोगों को उसके एंड पे आप लोगों को एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस भी बेटे करवा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पेज नंबर 60 पे आप लोग आए। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। डिटेल से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आए। पेज नंबर 60 है आपकी बुक का बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट में आपको करवा रही हूँ, डैट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको एक एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने टिक मार्क करना है। चलिए बेटे शुरू करते हैं। ए पार्ट है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन। सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है बेटे? अगर आपको ऑप्शन ना भी दिए गए हों तो ये हमने पढ़ा था कि सेलुलर रिस्पायरेशन सारी की सारी कहाँ होती है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। याद आया? माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग टिक मार्क करें। बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटे वो किसकी सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं? तो ये भी हमने अपना जब लेक्चर पढ़ा था बेटे ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लिपिड्स पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, नंबर 3 में करवा रही हूँ। तो राइबोसोम्स में क्या होता था बेटे? राइबोसोम्स में हमने राइबोसोम्स भी पढ़े थे और नेक्स्ट चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ जहाँ पे हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था। वहाँ पे भी आपको याद हो कि राइबोसोम्स के अंदर RNA और प्रोटीन बेटे शामिल होते हैं जो मिलके क्या बनाते थे? प्रोटीन्स बनाते थे। तो RNA और प्रोटीन इसका जो है राइट आंसर होगा। राइबोसोम जो है उसके अंदर RNA और प्रोटीन बेटे जो है वो शामिल होते हैं। तो ए पार्ट जो है डेट इज RNA एंड प्रोटीन, ये आपका राइट आंसर है। नंबर 4 पे चलो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का सबसे ज़्यादा प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि दे आर मेकिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम्स को हम लोग मशीनरी ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। तो बी पार्ट जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हुआ है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आप पार्ट 5 पे आएँ। विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन पैकिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन? ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनली है जहाँ पे प्रोटीन्स मॉडिफाई भी होते हैं और उनकी पैकिंग भी होती है? तो वो होती है बेटे नंबर 5 में करवा रही हूँ। तो आपका राइट आंसर है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो है प्रोटीन की पैकिंग और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही होती है। नंबर 6 पे आप लोग आओ। विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल? वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल ऑर्गेनलीज का किसके अंदर सारा का सारा फंक्शन हो रहा होता है बेटी? डैट इज इन्वॉल्व, उसमें सेल ऑर्गेनली जो इन्वॉल्व होती है वो होती है लाइसोसोम्स। डी पार्ट लाइसोसोम पे आप लोग टिक लगाएं। ठीक है, नंबर 7 पे आप लोग आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेलुलर शेप? सेलुलर शेप को कौन सा सेल ऑर्गेनली मेंटेन करता है? तो डैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेटे इन्वॉल्व होता है इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप। ए पार्ट आपका राइट आंसर होगा। ए पार्ट को आप टिक मार्क करो। नंबर 8 पे आप लोग आओ। विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली? राइबोसोम की जो असेंबलिंग है वो कहाँ हो रही होती है बेटे? डैट इज इन्वॉल्व, वो होती है न्यूक्लियस में, सेंटर या सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आगे क्रोमोसोम DNA और वहीं पे जो है ये सारा काम हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। बी पार्ट जो है पार्ट ए का बी पार्ट जो है डैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग आते हैं 9 पार्ट की तरफ। What is the main function of न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर का मेन फंक्शन क्या है? तो बेटे 9 पार्ट हम कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी। न्यूक्लियर पोर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? डैट कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना न्यूक्लियस के ऊपर,
उसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। उनसे क्या होता है, मटेरियल इन एंड आउट हो रहा होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उधर से हो रही होती है। तो जो डी पार्ट है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, उस पर आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे बेटे आओ। यहाँ पे अगला पार्ट दिया हुआ है पार्ट डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, आपने देखना है कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प आउट कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, प्लाज्मोडेस्मा है या वैक्यूल है। तो बेटे इसका राइट आंसर जो सेल डिवीजन में ना तो ये इन्वॉल्व है, ना ये और ना ही वैक्यूल, कौन इन्वॉल्व होता है, डैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को आप लोग जो है वो टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट 11 आता है। विच सब सेलुलर ऑर्गेनली प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कौन सी जो है ऑर्गेनली करती है, तो बेटे वो डैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। सेलुलर जितने भी रिस्पायरेशन है वो इसके अंदर ही हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे आपने टिक लगाना है। 12 पे चलें। इन द मल्टीसेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए कौन सी जो ऑर्गेनली है वो इन्वॉल्व है। बेटे यहाँ पे जाइलम दिया हुआ है, फ्लोएम दिया हुआ है, एपिडर्मल और मीजोफिल। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ये जिस बच्चे की बुक है मेरे पास, ने गलत टिक मार्क किया हुआ है बेटे। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कहाँ होती है, अगर आपको याद हो जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे मीजोफिल सेल थे। मीजोफिल सेल के अंदर क्या चीज़ थी, स्टोमेटा थी, उधर और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली ये सारा फंक्शन हो रहा होता है ना, जहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो जाइलम और फ्लोएम तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एपिडर्मल भी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डैट इज डी, मीजोफिल जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, मीजोफिल। ठीक है। विच ऑर्गेनली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्सेल्फ। वो कौन सा ऑर्गेनली है जो कि अपना नंबर जो है वो खुद ब खुद ही, यानी कि उसकी डिवीजन हो जाती है, वो खुद नंबर अपना डबल कर लेता है। तो बेटे वो एक ऑर्गेनली है, वो कौन सा है, डैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया पे आपने टिक करना है। नंबर 14, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की थी तो मैंने उसकी इस तरह छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ किए थे, आपको डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखाए थे। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर बेटे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। आप राइबोसोम्स को जो है वो टिक मार्क करोगे। पार्ट ए राइबोसोम क्लियर हो गया। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड ओवर पार्ट बी। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी आपका है राइट शॉर्ट आंसर्स। आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस के बेटे शॉर्ट आंसर्स देने हैं। छोटे छोटे 1 लाइन या 2 लाइन्स में आपने जो है इनका आंसर राइट करना है। पार्ट बी मैं करवा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है वो आप लोग राइट करोगे। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, इट सराउंड द साइटोप्लाज्म। पहला तो मेन है कि इसने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है। ठीक है, और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्शन कर रही होती है किसकी, साइटोप्लाज्म की। तीसरा आप मेन इसका रोल क्या लिख सकते हो कि इट एक्ट एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है लेकिन कुछ को जो है ये पास होने नहीं देती। 3 मैंने इसके मेन फंक्शंस बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटे हम आते हैं। व्हाट की रोल डज द गोल्जी ऑपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्जी ऑपरेटस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेटे आप बताओगे कि द गोल्जी ऑपरेटस मॉडिफाइज प्रोटीन। अभी हमने एक MCQ भी किया था यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस वाला, ये नज़र आ रहा है मुझे पार्ट 5 भी, उसमें मैंने बताया था कि जो गोल्जी ऑपरेटस हैं बेटे ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। उनको ये क्या करते हैं, पैक करते हैं और एक वेसिकल बना लेते हैं और उसके बाद उनको सेल के आउटसाइड जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यानी कि मेनली जो है आप लोग क्या कह सकते हो कि गोल्जी ऑपरेटस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। क्लियर हो गया, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेटे, पैकिंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ प्रोटीन। नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, नंबर 3 पे।
नंबर 3 क्वेश्चन है बेटे आप लोगों की बुक पे, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेल फंक्शनिंग। लाइसोसोम जो हैं वो सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है। तो बेटे लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन फूड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर ये फूड पार्टिकल्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा जितने डैमेज ऑर्गेनेलीज होते हैं ये उनका भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये स्टोर भी करते हैं। 3 मेन इनके फंक्शन हैं, कौन कौन से, एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और इनके अंदर जिसकी वजह से ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जो फूड है, जो सेलुलर वेस्ट हैं, जो डैमेज ऑर्गेनेलीज है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने क्या बताया, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। और थर्ड क्या बताया, दे स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग आए, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि बेटे हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करती है और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करती है। तो उसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ऑर्गेनेली की जगह आपने क्या लिख देना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हम आते हैं, What is smooth endoplasmic reticulum responsible for? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटे फंक्शन आपने लिखना है, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटे वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म के लिए, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो यूज़ होती है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है और मसल्स कंट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। आप पॉइंट्स में इसके जो है नंबर 5 हम करें ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है फंक्शंस लिखने हैं, तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। नंबर 1 आप क्या लिख लोगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 क्या लिख लो बेटे, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर 4 लिखो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट। नंबर 5 पे आप लिखते हो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। नंबर 6 में आप लोग लिख दें दे आर इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन। ये सारे इसके फंक्शंस आपको मैंने राइट करवा दिए, ये आपने पॉइंट वाइज लिख देने हैं। नंबर 6, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल्स में क्या डिफरेंट है बेटे। मैंने जब कल आपको एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस लिखवाए थे वहाँ पे भी मैंने वैक्यूल का बताया था। एक तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो छोटा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है बेटे वो हमेशा रहता है, लेकिन एनिमल सेल में एक स्टेज पे जाके ये डिसअपियर हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वैक्यूल जो प्लांट सेल में होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। लेकिन एनिमल के केस में टोनोप्लास्ट जो है वो क्या होता था, एब्सेंट होता था। ये मेन डिफरेंसेस थे। वैक्यूल जो प्लांट सेल का वो लार्ज था, सेंट्रल था, परमानेंट था, तो ऐसे था ना। और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, टोनोप्लास्ट की। ये सारे के सारे कल मैंने आपको बताया था। एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है और छोटा होता है, ठीक है। और वहाँ पे टोनोप्लास्ट भी जो है वो एब्सेंट होती है। नंबर 7, व्हाट कुड हैपन इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। अगर लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो बेटे अगर वो बंद कर दें, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली ना करें, तो सेल जो है उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। अभी हमने जब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, मैंने लाइसोसोम के फंक्शन बताए थे, तो वहाँ पे मेन फंक्शन हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सेल जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, डैमेज ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, हार्मफुल सब्सटेंस जो है उनका भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो है ना टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो अकामुलेट होना यानी कि जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां फैलती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं,
लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं। आपकी बुक में ये लिखे भी थे और मैंने आपको ये करवाए भी थे। अगर आप पीछे जाओ बेटे, लाइसोसोम्स पे हम अगर जाएं तो कहाँ गया हमारा लाइसोसोम्स? सारे फंक्शंस हैं लाइसोसोम्स के, ये देखें यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था यहाँ, ये देखें, ठीक है। ये सारा लाइसोसोम के फंक्शंस हैं और अगर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सारे फंक्शन जो हैं रिवर्स हो जाएंगे, वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। और जब वो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं करता तो सारे के सारे जो पॉइजनस हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो सेल के अंदर स्टोर होते हैं तो बेटे बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं और उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो क्रिस्टी जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपने बताना है। बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्योंकि आप देखना द सिस्टर्नी आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो यूं करके बल पड़े होते हैं ना, तो उन बलों की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया जो इनर मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप लिखोगे बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर 9, हाउ आर क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम रिलेटेड। क्रोमेटिन और क्रोमोजोम का क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं? तो आप बताओगे क्रोमेटिन इज अ फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल इन द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन जो है ना बेटे थ्रेड लाइक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। और जब सेल के अंदर डिवीजन शुरू होती है ना तो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होता है और थिक होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम बन जाता है। यानी कि क्रोमेटिन ही कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, क्रोमोजोम में। आप बताओगे कि क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रोमोजोम में। क्रोमेटिन जो है दे आर फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल इन द न्यूक्लियस, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जब सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है ना, आप लिखोगे व्हेन सेल बिगेन टू डिवाइड क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड थिकनेस, इसकी थिकनेस होती है जिसकी वजह से क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोजोम में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटे हम आते हैं। विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स जो हैं उनको सेंड करने के लिए कौन से सेल की टाइप जो है रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बेटे इसका आंसर क्या होता है, डैट इज नर्व सेल। क्या आंसर है, नर्व सेल है। आप लोग लिखोगे नर्व सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 62 पे आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है। व्हाट डू मेसोफिल सेल डू इन प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं बेटे वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं बेटे दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ ये स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने डिटेल से पढ़ा था मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल ही क्या करती है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है और सारा का सारा जो है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। तो मेसोफिल सेल प्लांट के अंदर क्या करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आगे आपने ये सारा डिफाइन करना है, सिर्फ एक लाइन नहीं लिख देनी, फोटोसिंथेसिस आपने बताना है, ठीक है। कि दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, दे कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट विथ क्लोरोफिल, ठीक है, और विच कैप्चर लाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए बेटे आप लोग। हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। स्टेम सेल की डेफिनेशन जो है वो आपने लिखनी है, हमने पढ़ी भी है, आप इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख लें। अ स्टेम सेल इज एन unspecialized cell that has the ability to differentiate into variety of
specialized cell type. For example, stem cell found in bone marrow which can produce various type of blood cell. अपनी बुक के पीछे हो ना बेटे, बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे हमने स्टेम सेल पढ़े थे, यहाँ पे स्टेम सेल की डेफिनेशन भी है। अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप्स इज कॉल्ड स्टेम सेल। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर आगे इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। वो सारी की सारी एग्जांपल आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। यही डेफिनेशन है जो पीछे भी लिखी हुई है आपकी चैप्टर की बिल्कुल एंड पे, यही मैंने आपको भी बताई भी थी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेम द केमिकल कंपाउंड दैट मेक अप पाई। आपको ये 6 डिफरेंट चीज़ें दी हैं, आपने नाम बताना है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है ये बनाते हैं। ठीक है, पहले आपके पास आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। ए पार्ट आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, ये आपने बताना है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या बना? सेल मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है बेटे? ये जो केमिकल नीचे लिखे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन किन केमिकल कंपाउंड से बनती है ये आपने बताना है। सेल मेम्ब्रेन 3 मेन कंपाउंड्स हैं उनसे बनती है। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, लिपिड्स और तीसरे क्या हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। नंबर बी आता है फंगल सेल वॉल। जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपने बताना है फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, CHITIN। जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपके चैप्टर में भी इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं, CHITIN काइटिन होता है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपने बताना है प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है, CELLULOSE सेलुलोज। नंबर डी बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आपने बताना है बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन बेटे इसका आंसर होगा। फिर आगे आपसे ई पार्ट आया राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनता है? आपने बताना है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। 2 चीज़ें से मिलकर राइबोसोम्स बनेंगे। किससे? राइबोसोमल RNA और दूसरी क्या चीज़ है? प्रोटीन्स। क्लियर। लास्ट आता है क्रोमोसोम। तो आपने बताना है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? DNA एंड प्रोटीन से। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है, ये पेपर में आ सकता है। क्रोमोसोम किससे मिलके बनते हैं? DNA और प्रोटीन से। पार्ट 14 जो आपके क्वेश्चन का है बेटे ये हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको इस डायग्राम पूरी ड्रॉ कर हमने जो की थी कल वाली वो दिखाऊंगी और इसके सारे पार्ट मैं आपको लेबल करके जो है वो बताऊंगी और साथ साथ आप लोग लिखते जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए हमने इतने पार्ट 13 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज मैंने आपको आज स्टार्ट करवाई। पार्ट ए और पार्ट बी हमने किया। पार्ट ए में MCQs थे वो सारे मैंने आपको करवाए। पार्ट बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि मैंने 13 क्वेश्चन आपको करवाए। 14 क्वेश्चन मैं आपको कमिंग लेक्चर में करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास अपना ख्याल रखिएगा बेटे।